जय हिंद दोस्तों, आज झारखंड की अर्थव्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे और झारखंड की अर्थव्यवस्था की परिचय यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। जितना भी यहाँ पर महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन लिया गया है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना बनता है। तो हो सके आप लोग पेन पेपर कॉपी लेकर बैठिएगा और लिखते चलिएगा, सब कुछ समझते चलिएगा। जितना भी बात यहाँ पर हम बताएंगे वो कहीं ना कहीं आपका पूछा जा सकता है, चाहे जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्ज़ाम दे, चाहे सीजीएल दे, दरोगा दे, झारखंड का उत्पाद पुलिस, झारखंड पुलिस या झारखंड का टीचर का वैकेंसी जेटेट का एग्ज़ाम के लिए दे, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को देते हैं यहाँ, तो पक्का यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सब महत्वपूर्ण बात जो क्रीम वाला बात है उसी को यहाँ पे रखने का प्रयास किए हैं। तो चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा। अगर इसका जो वीडियो है आप लोग को पसंद लगेगा तो हम इस सीरीज़ को भी आगे बढ़ाएंगे और पूरी अर्थव्यवस्था को कराएंगे करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर, ठीक है। करंट भी कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज़ देखते चलते हैं। देखिए, देश में कुल जो खनिज संसाधन का लगभग 40% खनिज झारखंड में अवस्थित है, मतलब झारखंड के पास है। जितना भी देश में खनिज संपदा है उसका 40% जो संचित है किसके पास है, तो झारखंड के पास है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है जो पूछा जाता है सीधे तौर पर। इसीलिए इस क्षेत्र को रत्नगर्भा कहते हैं और भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। देखिए, रत्नगर्भा मतलब इसका तुलना रत्न के समान किया जाता है, सोना चांदी हीरा जवाहरात के समान इसका तुलना किया जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर की जो ज़मीन है उसके अंदर में सोना चांदी के समान जो है कोयला, अब्रक, उसके बाद लो अयस्क, यूरेनियम, तांबा स्थित है, ठीक है। तो इसको भी एक प्रकार से रत्न के समान माना जाता है। इसीलिए छोटा नागपुर की धरती को रत्नगर्भा कहा जाता है, क्योंकि देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था इसी से मजबूत होती है, क्योंकि हमारा जो है योगदान बहुत बड़ा होता है। हालांकि अब केंद्र हमको उतना ज़्यादा नहीं हेल्प करता है तो अलग बात है, लेकिन देखा जाए तो हम भारत के लिए बहुत कुछ देते हैं, क्योंकि हमारे ज़मीन में जो है वो इस तरह की स्थिति बनता है कि देश को हमसे बहुत उम्मीद है और बहुत कुछ मिलता भी है, ठीक है। और एक बात और बता देते हैं, अर्थव्यवस्था जो होता है ना, अर्थव्यवस्था अपने आप में कंप्लीट वर्ड नहीं है, ये कंप्लीट शब्द नहीं है ये। अगर देखा जाए जब तक इसके आगे जो है कोई देश का नाम, कोई राज्य का नाम नहीं लगे तब तक नहीं होगा ये कंप्लीट। तो देखिए, अर्थव्यवस्था के आगे लगा हुआ झारखंड की अर्थव्यवस्था, तब ये कंप्लीट हुआ। अगर ये सिंपल लिखा रहेगा अर्थव्यवस्था तो ये कंप्लीट शब्द नहीं है, भारतीय अर्थव्यवस्था तब कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसी तरह से इसको भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। रूर प्रदेश मतलब देखेंगे जर्मनी जो है, जर्मनी है, इसमें एक रूर प्रदेश है, ठीक है। जिस तरह से हमारे यहाँ पाया जाता है खनिज संपदा, उसी तरह से जर्मनी में भी खनिज संपदा रूर प्रदेश में पाया जाता है। इसीलिए उस रूर प्रदेश की तुलना मतलब हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है या झारखंड का क्षेत्र है इससे किया जाता है। तो भारत का रूर प्रदेश भी झारखंड को कहा जाता है, या झारखंड नहीं रहेगा तो छोटा नागपुर का जो पठार है उसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूरी तरीक़ा से रूर प्रदेश में जिस तरह से जर्मनी में पाया जाता है खनिज संपदा, उसी तरह हमारे यहाँ पाया जाता है छोटा नागपुर की धरती में। इसीलिए इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे भारतीय खान ब्यूरो। देखिए, भारतीय खान ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो झारखंड में कुल 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे चूना पत्थर हो गया, अब्रक हो गया, बेटोनाइट हो गया, फायर क्ले हो गया, फिर उसके बाद यूरेनियम हो गया, तांबा हो गया, मैग्नीज हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ठीक है, कोयला हो गया। इस तरह से अगर देखेंगे तो एल्युमिनियम हो गया, बॉक्साइड हो गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तरह से 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये सीधे तौर पर पूछा जाएगा कि अगर रूर प्रदेश कहते हैं तो उसमें कितना प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो कितना प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर यहाँ देखा जाए प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र का बात करें तो प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र में यहाँ पर आता है जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद। जमशेदपुर, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद। अब हजारीबाग का भी नाम आता है, ठीक है, हजारीबाग का भी नाम आता है औद्योगिक प्रदेश में, ठीक है, औद्योगिक शहर में। देखिए, औद्योगिक प्रदेश कहा जाए तो याद रखिएगा, एक यहाँ पर 4-5 बता देते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सीधे तौर पर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक होता है AI, ठीक है,
AIADA, इसका फुल फॉर्म होता है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। आदित्यपुर एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। आदित्यपुर इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडस्ट्रियल, सॉरी इंस्टीट्यूट नहीं, आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जो होता है ना, इसका स्थापना कब हुआ था, कभी गलती से पूछ दे, ये जमशेदपुर आदित्यपुर में पड़ता है। ये कब गठित हुआ था, तो कोल्हान क्षेत्र में 1972 में। इसी समय 1972 में रांची संग्रहालय बना था। रांची संग्रहालय कब बना था, 1972 में। इसी समय जो है आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बना था, ठीक है। तो एक हो गया। एक है इसी तरह से याद रखना है, मतलब यहाँ पर रायडा, ये हो गया आइडा, एक होता है रायडा। तो रायडा जो है ना, ये रांची वाला एरिया है, आर से हो गया रांची, ठीक है। तो ये बना था 1973 में, 1973 में। तो यहाँ पर आदित्यपुर के जगह पर रांची हो जाएगा। तो इसका फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, रांची इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी 1973 में बना था। इसी तरह से अगर एक और होता है, याद रखेंगे, दूसरा हो गया। तीसरा अगर पूछा जाएगा सीधा, तो तीसरा याद रखिएगा BIDA, BIADA, ठीक है, BIDA, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कब बना था, तो 1973 में बना, 74 में बना था। एकदम सीक्वेंस में बना रहे हैं। आइडा 1972, रायडा 1973, BIDA 1974। और एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, जो सीधा तौर पर पूछा जाएगा, चौथा जो है वो ये बोकारो हो गया, BIDA मतलब। अरे चौथा एक होता है स्पाइडा, SPIADA, स्पाइडा 2006 में बना था। ये क्या है, तो देखिए स्पाइडा मतलब हो गया संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये 2006 में बना था। तो याद रखेंगे आइडा 1972, उसके बाद रायडा 1973, BIDA 1974 और स्पाइडा, ठीक है, 2006 में बना था। ये संथाल परगना को देखता है। ये क्या है, तो ये मतलब औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र है ये, ठीक है। और ये जो अभी बताएं ये शहर है, इसमें हजारीबाग का भी नाम जोड़ दीजिएगा। जमशेदपुर, रांची, बोकारो और धनबाद के बाद हजारीबाग का भी नाम जुड़ता है ये प्रमुख औद्योगिक शहर में। तो ये सब याद रखिएगा। एडिशनल फैक्ट भी बताते हैं, वो भी याद रखिएगा। सीधे तौर पर एग्जाम में देखा जाएगा, उस समय आप सोचिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे पूछ दिया। भाई पूछ सकता है, उसका अधिकार है पूछने का, परीक्षा उसके इच्छा पर है, आपके इच्छा पर कुछ नहीं होने वाला है वहाँ। चलिए तो आगे देखते हैं। देश में प्रमुख जो है, देश में प्रथम स्थान जो है उसके बारे में देख लेते हैं। झारखंड का कुछ जो क्षेत्र है उसका प्रमुख स्थान जो है प्रथम देश में किसका किसका है। तो देखिए पहला नंबर में देखेंगे, देश में प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी में लगा था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय लगा था 1951 में। 1951 में सिंदरी में प्रथम कारखाना लगा था, ये उर्वरक कारखाना। इसको फिर से चालू करने की बात किया जा रहा है। दामोदर नदी के किनारे है, दामोदर नदी के किनारे है। दामोदर नदी का कुल लंबाई देखेंगे तो 595 किलोमीटर है और झारखंड में मतलब 292 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे बड़ा राज्य का नदी है, बंगाल का शोक कहते हैं। करमाली जनजाति इसकी पूजा करती है और पूरा विश्व में सबसे प्रदूषित नदी दामोदर ही है। ये सब एडिशनल फैक्ट है, याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे उर्वरक कारखाना हो गया। स्वतंत्र भारत के बाद ये पहला उर्वरक कारखाना, पहले भी नहीं था और ये प्रथम पंचवर्षीय योजना के समय बना था। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जो है वो यहाँ पर इंडस्ट्री कहाँ लगा था, तो 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में लगा था। जो आपका खरकई और स्वर्ण रेखा नदी के संगम पर स्थित सांची शहर है उसी का नाम जमशेदपुर कर दिया गया है अभी, और अभी क्या पहले ही किया गया है। और 1907 में यहीं पर उद्योग लगाया गया था और 1911 में अपना प्रोडक्शन चालू किया था, उत्पादन चालू किया था, ठीक है। 1911 में उत्पादन और 1907 में स्थापित हुआ था। आधुनिकतम उद्योग में से पूरा भारत का ये पहला लौह इस्पात उद्योग
है। ठीक है, ये याद रखेंगे। और इम्पॉर्टेंट है, देखिए आगे, मतलब ये देश का पहला हो गया। एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी, एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी है पीपरवार। पीपरवार ये चतरा में है। और देश का पहला ये कोलवासरी अगर देखा जाए तो पहला कोलवासरी कौन था, तो यहाँ पर गलती लिखा गया है कोलघाटी। ठीक है, कोलघाटी, कोल घाटी। ठीक है, घाटी, कोलघाटी क्षेत्र जो है, कोलघाटी क्षेत्र है वो क्या है, तो पहला कोलवासरी है। याद रखेंगे देश का पहला कोलवासरी क्या है, तो कौन है, तो देखिए देश का पहला कोलवासरी तो ये रामगढ़ जो घाटो है। ठीक है, घाटो, घाटो जो है रामगढ़, वो प्रथम कोलवासरी है। और अगर आपसे कभी पूछे कि पहली बार कोयला का खनन कहाँ से हुआ था, रानीगंज से। ठीक है, 67वीं बीपीएससी जो हुआ था उसमें पूछा था, बीपीएससी। ठीक है, इसमें पूछा था कि प्रथम कोलवासरी कौन है, तो ये रानीगंज का कोयला क्षेत्र जहाँ से पहला कोयला का खनन किया गया था। और देश का पहला कोलवासरी कौन है, तो घाटो, घाटो कोलवासरी। ठीक है, घाटो कोलवासरी रामगढ़ में पड़ता है। गिद्दी कोयला क्षेत्र रामगढ़ में पड़ता है, ये सब याद रखेंगे। ललमटिया कोयला क्षेत्र आपका गोड्डा में पड़ता है। फिर उसके बाद सिकनी कोयला क्षेत्र लातेहार में पड़ता है। आम्रपाली कोयला क्षेत्र टंडवा चतरा में पड़ता है। फिर अगर बड़कागांव एनटीपीसी कोयला क्षेत्र हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, झरिया कोयला क्षेत्र धनबाद में पड़ता है। तो ये सब चीज़ ऐसा ही याद रहना चाहिए। ठीक है, जो सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पीपरवार जो है वो सबसे बड़ा कोलवासरी है। और प्रथम कोयला का जो कोयल घाटी जो था वो कौन सा है, तो याद रखेंगे रामगढ़ का घाटो क्षेत्र कोलवासरी पहला है। ठीक है, पहला कोलवासरी और कोलवासरी सबसे बड़ा एशिया का, दोनों में अंतर है। तो रानीगंज से पहला निकल गए। यहाँ पे आगे देखते हैं, देश का प्रथम मीथेन गैस का कुआं पर्वतपुर बोकारो में है। तो देश का प्रथम मीथेन गैस का कुआं पर्वतपुर कहाँ पर है, तो ये बोकारो में है। यहीं पर जो करगली कोयला क्षेत्र था जो एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी था। पहले करगली कोयला क्षेत्र बोकारो में था जो एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी था। लेकिन अब चतरा का सबसे बड़ा क्षेत्र जो है पीपरवार कोयला क्षेत्र, वो कोलवासरी एशिया का सबसे बड़ा बन गया है। लेकिन पहले अब किताब देखेंगे ना तो आपको बोकारो में मिलेगा, मतलब करगली कोयला क्षेत्र। ठीक है, जो सबसे बड़ा पहले था लेकिन अब नहीं है। तो याद रखेंगे, यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखना है कि मीथेन गैस का कुआं कहाँ पे है, बोकारो में है। बोकारो में स्टेडियम भी बन रहा है, मतलब कि तीसरा राज्य का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम होगा। बोकारो में हथीमा पत्थर मेला लगता है मकर संक्रांति के दिन में। फिर यहीं पर आप देखेंगे तो गोमियो विस्फोटक कारखाना भी है। बोकारो आयरन एंड स्टील कंपनी भी है जो तीसरी पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से बना था। ठीक है, बोकारो में मतलब एक है गोमियो क्षेत्र तो हम बता ही दिए। और बोकारो में एक है गुरु घंटावाड़ी, एक जगह है संथालियों के लिए। ठीक है, लोगू गुरु घंटावाड़े, ये संथालियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में जाना जाता है जो बोकारो में ही पड़ता है। ये सब थोड़ा याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे भारत में आधुनिकतम रूप से लो इस्पात जो तैयार करने का प्रथम प्रयास जो किया गया था वो 1779 में धनबाद झरिया नामक स्थान पर किया गया था। पहला बार जो है ना भारत में आधुनिकतम लो इस्पात उद्योग तैयार करने का, लौह इस्पात को मतलब तैयार करने का प्रयास धनबाद में किया गया था, झरिया में, ये 1779 में। लेकिन ये पूरा तरीका से सफल नहीं हुआ। इसके बाद जो है बंगाल के कुल्टी नामक स्थान पर 1887 में किया गया था, ये भी असफल रहा। तो तीसरा बार जो है इसके बाद भारत का पहला आधुनिकतम लो इस्पात उद्योग जो है 1907 ईस्वी में जमशेदपुर में किया गया। वही स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर साक्ची शहर को जमशेदपुर के नाम से स्थापित किया गया। और यहीं पर 1907 ईस्वी में मतलब आधुनिकतम लो इस्पात उद्योग देश का पहला मतलब स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। और जमशेदपुर जो शहर है ना वो वेवर के मॉडल पर बनाया गया है।
वेबर के मॉडल पर बनाया गया है जमशेदपुर शहर। वेबर ने कहा था कि उद्योग क्षेत्र को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाए जहां पर खर्च कम आए, जहां पर जैसे देखिए इस तरह का वेबर बताए थे। और वेबर ने कहा था कि जैसे मान लेते हैं ये जो है एम है, इसको एम लिखते हैं, ये है मार्केट, ये क्या है मार्केट है, ये रॉ मटेरियल 1 और रॉ मटेरियल 2। रॉ मटेरियल 1 2 मतलब एक कच्चा माल का क्षेत्र है। तो कच्चा माल यहाँ से उठाओ और यहाँ से उठाने के बाद कच्चा माल के ले जाओ यहाँ पर, मतलब ऐसा जगह ले जाओ कि बाजार और जो कच्चा माल मिलता है उसके बीच में इंडस्ट्री लगाओ। इंडस्ट्री मतलब आई, ठीक है, उद्योग लगाओ। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र विकास करने का बात बोला, मतलब कि मार्केट और कच्चा माल के बीच में उद्योग का जो है औद्योगिक क्षेत्र विकास करो। इससे क्या होगा कि रॉ मटेरियल बीच में लाके बनाया जाएगा और इधर फिर उसको सेल किया जाएगा मार्केट में। तो मार्केट और रॉ मटेरियल के बीच में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो, ऐसा ही कुछ डेवलप किया गया है जमशेदपुर शहर को। आप जमशेदपुर शहर को देखेंगे तो रॉ मटेरियल आता है पश्चिमी सिंहभूम से और जमशेदपुर है यहाँ पर, ठीक है, और कलकत्ता मार्केट है यहाँ पे। ये कलकत्ता मार्केट हो गया, ये हो गया जमशेदपुर, और ये हो गया मतलब पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम से रॉ मटेरियल जाता है, यहाँ बनता है, यहाँ पर मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है और ये मार्केट है। तो इसी तरह से मतलब बीच में जमशेदपुर शहर है, ये वेबर ने बताया था। तो कभी पूछेगा कि जमशेदपुर किस शहर के मॉडल पर बना है, तो जमशेदपुर जो है वो बना है किसका, वेबर के मॉडल पर बना हुआ शहर है, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। आगे देखते हैं, देखिए टाटा जो है यहाँ पे, टाटा स्टील का पुराना नाम है टिस्को। टाटा स्टील का पुराना नाम क्या है, टिस्को। टाटा स्टील का पुराना नाम क्या है, टिस्को। टाटा मोटर का पुराना नाम क्या है, टेल्को। टाटा मोटर, टेल्को। टाटा मोटर पहले क्या था, टेल्को, और टाटा स्टील क्या था, टिस्को। ये जो रिपीट करते हैं ना वो याद करवाने के लिए कि इसी तरह से सीधे याद हो जाए, कुछ पढ़ने का ज़रूरत अलग से ना पड़े, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन ये जो है वो 1958 में स्थापित हुआ था और कहाँ पे है, रांची में है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पे है, रांची में है। जो आप चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 या जो भी गगनयान, ये सब जो आप देखते हैं श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो प्रक्षेपण किया जाता है, तो उसका जो लॉन्चिंग पैड बनाने का काम कौन करता है, तो यही करता है। उसका लॉन्चिंग पैड कौन बनाता है, तो HEC बनाता है, HEC, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन बनाता है। ये बहुत मतलब भाग्य की बात है कि इतना बड़ा जो अंतरिक्ष मिशन का प्रोग्राम में ये शामिल होता है। तो याद रखिएगा HEC बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। ये इसको कहते हैं कारखानों का कारखाना, इसलिए कारखानों का कारखाना कहते हैं क्योंकि देखिए एक बड़ा कारखाना यहाँ लगा हुआ है और इसके चारों तरफ में छोटा छोटा कारखाना लगा हुआ है। बॉल बना रहा है, एक बेयरिंग बना रहा है, एक नट बना रहा है, एक बोल्ट बना रहा है, ठीक है, इस तरह से चारों तरफ, और सब असेंबल करने के लिए इसको देती है बीच वाला को। तो बीच में है एकदम बड़ा सा मतलब जो बड़े बड़े मशीनरी क्षेत्र बनाता है, क्योंकि रसिया चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से ये बना है, ठीक है। हैवी इंजीनियरिंग टूल प्लांट, हैवी इंजीनियरिंग बिल्डिंग प्लांट इसमें लगा हुआ है, फाउंड्री फोर्स लगा हुआ है इसमें। तो ये सब जो है ना चेकोस्लोवाकिया और रूस के सहयोग से ये बना है HEC। तो इसमें बीच में जो है इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, और चारों तरफ छोटे छोटे इंडस्ट्री लगे हुए हैं जो सब इसी को सपोर्ट करते हैं। तो इसी को कहते हैं कारखानों के अंदर कारखाना। आधा रांची देखेंगे तो HEC ही है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, राज्य के उत्पादित खनिजों में लो अयस्क देखा जाए तो मैग्नीज, लो अयस्क मैग्नीज, कोयला और यहाँ पे डोलामाइट बहुलता मात्रा में पाया जाता है, बहुत ताय मात्रा में पाया जाता है, या बहुलता के मात्रा में पाया जाता है। देखिए राज्य में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो लो अयस्क भी देखेंगे। कोयला वैसे 90% कोकिंग कोल हम ही देते हैं पूरा इंडिया को, ठीक है। कोकिंग कोल झरिया के क्षेत्र से जाता है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ से निकलता है। कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार पूरा भारत में हमारे पास है, कोयला का सबसे ज़्यादा भंडार हमारे पास है। हालांकि उत्पादन में तीसरे नंबर पर चल जाते हैं छत्तीसगढ़, और जो उड़ीसा है वो कभी कभी हमसे ऊपर हो जाता है।
तो हम तीसरे नंबर पर चल जाते हैं, लेकिन भंडारण में हमेशा से एक नंबर पर है कोयला में, ठीक है। तो कोयला याद रखेंगे, एंथ्रासाइट का कोयला सबसे अच्छा होता है, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। देखिए ऊंच जब भूकंप चाहे ज्वालामुखी चाहे भूस्खलन के बाद जो सब पेड़ पौधा जीव जंतु जमीन के अंदर गया, तो उच्च ताप और उच्च दाब से जो बना वो जीवाश्म ईंधन बना था। तो हजारों करोड़ों जितना साल पुराना होगा उतना वो हैवी कोयला बनेगा, जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। 95% तक कार्बन की मात्रा एंथ्रासाइड में होता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है वो, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, जिसमें लगभग 70% तक कार्बन की मात्रा होता है, और जितना कार्बन की मात्रा जिसमें होगा वो धुआं कम देगा। बिटुमिनस भी ठीक कोयला है, क्योंकि इसके बाद सबसे खराब कोयला पीट कोयला होता है, जो राजस्थान साइड में पाया जाता है। उसको भी अगर आप लाखों 2 लाख साल ज़मीन के अंदर छोड़ देंगे तो वो भी एंथ्रासाइड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आदमी क्या करता है कि उसको भी निकाल रहा है, उसको भी निकाल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो याद रखेंगे, ये कोयला के बारे में बताएं। लोहा में याद रखना है, यहाँ पर हेमाटाइट प्रकार का लोह अयस्क हमारे यहाँ पाया जाता है। मैग्नाटाइट सबसे बढ़िया लोह अयस्क होता है, लेकिन हमारे यहाँ हेमाटाइट लोह अयस्क पाया जाता है। गोवा चिरैया क्षेत्र, पश्चिमी सिंहभूम में चिरैया क्षेत्र है, पूछा था 1-2 बार एग्जाम में पूछा। अब बीपीएससी पूछ सकता है तो कहीं भी पूछ सकता है, सोच सकते हैं। झारखंड वाला बीपीएससी पूछा था कि चिरैया क्षेत्र किस लिए फेमस है, लोह अयस्क के लिए फेमस है। पश्चिमी सिंहभूम का ये क्षेत्र है। गोवा जामदा कम्प्लेक्स, ठीक है, बरमजादा ग्रुप, ये सब है, सब कहाँ पश्चिमी सिंहभूम का ये क्षेत्र है, जहाँ पर लोह अयस्क बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। डोलामाइट हो गया, उसके बाद लोह अयस्क, मैग्नीज भी लोह अयस्क वाला क्षेत्र में ही, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम के क्षेत्र में ही पाया जाता है। तो इसको भी साथ साथ में याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ कोयला पाया जाता है। कोयला 90% हम पूरा इंडिया को सप्लाई करते हैं, और वो भी बिटुमिनस प्रकार का कोयला। सबसे ज़्यादा कोयला हम झरिया क्षेत्र से निकाल रहे हैं। वैसे अब चतरा का आम्रपाली जो है ना, उससे भी मतलब कोयला बहुत ज़्यादा निकलने लगा है। इसीलिए राजस्व प्राप्ति के मामले में सबसे ज़्यादा राजस्व हमारे यहाँ अभी जो है वो देखा जाता है तो पश्चिमी सिंहभूम से आता है। इसके बाद चतरा से राजस्व हमारे यहाँ आता है। तो याद रखेंगे, देखिए हेमाटाइट लोह अयस्क सर्वाधिक पाया जाता है हमारे यहाँ। हेमाटाइट प्रकार का लोह अयस्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हालांकि सबसे अच्छा लोह अयस्क होता है मैग्नाटाइट। जिस तरह से कोयला में एंथ्रासाइड था, उसी तरह से मैग्नाटाइट जो है वो सबसे अच्छा होता है लोह अयस्क में, ठीक है। याद रखेंगे, राज्य में जो तांबा है, मतलब राज्य में तांबा, गंधक, उसके बाद एस्बेस्टस, बॉक्साइड, अब्रक, यूरेनियम आदि खान पाए जाते हैं। तो देखिए तांबा का खान जो है वो घाट शिला में है, घाट शिला, ठीक है, घाट शिला में देखने को मिलेगा। सल्फर इसी को गंधक कहते हैं, सल्फर इसी को गंधक कहते हैं। जहाँ जहाँ झारखंड में गर्म जल कुंड है, ठीक है, चाहे वो सूर्य कुंड हो, चाहे वो अगर देखेंगे तो नुनबिल हो, चाहे आपका भूमका हो, दुमका क्षेत्र में भूमका पड़ता है, सीपुर सोता लाडला उदर पाकुड़ में हो, ठीक है, चाहे दुआरी गर्म जलकुंड चतरा में हो, वो सब जगह सल्फर की मात्रा पाया जाता है। गंधक उसी को कहते हैं, जिसके कारण ज़मीन के अंदर पानी गर्म हो जाता है और गर्म पानी निकलता है, जिसका खुजली चेचक, खुजली, ये सब डेंगू, ये सब जो होता है ना, मतलब मेनली जो चेचक होता है, चेचक नहीं मतलब मेनली जो खुजली होता है, वो सब जाके यहाँ नहाता है, ठीक है, जिससे वो ठीक हो जाता है। कुल मिलाकर जिसको होगा चल जाइएगा, नहा वहा लीजिएगा, ठीक ही रह जाएगा, मतलब कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। एकदम बोर जाना है पूरा तरीका से, ठीक है। वैसे तो बोर नहीं पाइएगा, क्योंकि भात डालिए, चावल डालता है तो लोग भात बन जाता है, इतना तेज़ गर्म है। सबसे ज़्यादा भारत का सबसे ज़्यादा गर्म जलकुंड है ये सूर्यकुंड हजारीबाग वाला। तो ऐसे जैसे तैसे डूब ना जाना, सीधे चौंक नहीं जाना है, पानी आराम से बाल्टी में लेना, साइड में नहाना है, ठीक है। एस्बेस्टस, एस्बेस्टस उसको कहते हैं जो आप लोग देखते होंगे, मतलब छत में लगाता है लोग, तो सीमेंट वाला जैसा रहता है ना, उसको एस्बेस्टस बोलते हैं। सरायकेला खरसावां वाला क्षेत्र में ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। बॉक्साइट जो है पलामू के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसी से बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। याद रखेंगे, पूरा तरीका से पलामू गढ़वा के क्षेत्र में, फिर लोहरदगा के क्षेत्र में मिलेगा ये। और अबरक में हम 6ठे नंबर पर चल गए हैं। अबरक में सबसे नंबर 1 पर आंध्र प्रदेश है।
हम 6 नंबर पर चल गए हैं। वैसे विद्युत उद्योगों में अब्रक का काम होता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और हमारे यहाँ का जो कोडरमा है उसको माइका मतलब माइका कैपिटल बोलते हैं, मतलब कुल मिला के अब्रक राजधानी कहते हैं। तो याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कोयला राजधानी धनबाद, अब्रक राजधानी हो गया कोडरमा, ठीक है, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है। उप राजधानी दुमका। यूरेनियम जो है जादूगोड्डा से, ठीक है, जादूगोड्डा गोड्डा से पाया जाता है। जलगोड्डा जो है धनबाद क्षेत्र में है, जादूगोड्डा जो है वो यूरेनियम के लिए है। और ये आपका देखने को मिलेगा पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम मतलब जिसमें जमशेदपुर शहर है उसी में देखने को मिलेगा, तो इसको भी याद रखेंगे। ये सब एडिशनल हम साथ साथ में बता दिए, इसको भी याद रखना है कौन क्षेत्र किसके लिए फेमस है, कहाँ फेमस है, ठीक है। यूरेनियम मात्र हमारे यहाँ ही पाया जाता है यूरेनियम। थोरियम जो है वो मोनोजाइट मिट्टी में केरल में पाया जाता है, केरल के क्षेत्र में थोरियम पाया जाता है, और वो भी आणविक खनिज है, लेकिन वो देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से मतलब मोनोजाइट की मिट्टी में केरल में पाया जाता है, लेकिन यूरेनियम सिर्फ झारखंड में पाया जाता है। और मतलब अभी कुछ हद तक देखा गया धनबाद के क्षेत्र में भी, लेकिन अभी नहीं निकला है, लेकिन यहाँ है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड का राज्य में देखा जाए तो परिवहन संसाधन में सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन का संचार होता है, माध्यम है, इसी सब के माध्यम से किया जाता है। आपको सबसे पहले बताना है कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन है, सबसे बड़ा कौन है, और नेशनल हाईवे सबसे छोटा कौन है, छोटा कौन है, ठीक है, छोटा। ये दोनों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेशनल हाईवे अभी सबसे बड़ा कौन हो गया, छोटा सबसे कौन हो गया अभी, ये बताना है, ठीक है। याद रखेंगे रेल पर सड़क परिवहन, रेल परिवहन यहाँ पर सब कुछ की सुविधा है। यहाँ पर रेल मतलब पहला एयरपोर्ट बना था 1941 ईस्वी में, रांची एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। जल परिवहन की सुविधा यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ की सभी नदियाँ जो है वो पठारी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे गिरती है, जिसके कारण नौका गम्य नहीं है। एक मयूराक्षी नदी नौका गम्य है, जिसमें नाव चलाया जा सकता है, और फिर थोड़ा सा गंगा नदी घुसती है तो थोड़ा सा जल परिवहन वहाँ लगता है, लेकिन जल परिवहन का माध्यम यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ सालों भर पनियों नहीं रहता है। देखेंगे तो एक खाली सोन नदी थोड़ा सा 45 किलोमीटर का सीमा बनाती है गढ़वार पलामू के क्षेत्र में, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा सोन नदी, लेकिन सोन नदी फिर बिहार चली जाती है, फतुहा, उधर पटना में जा कर के फिर गंगा में मिल जाती है। तो याद रखेंगे ये सब इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 ही परिवहन मुख्य रूप से, सड़क, रेल और वायुयान सेवा, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद झारखंड राज्य में देखा जाए तो कुल जो विद्युत क्षमता है वो 2735 है, 2735 मेगावाट, ठीक है, मेगावाट, MW मेगावाट है, 2735 मेगावाट है, ये याद रखेंगे। जिसमें केंद्र का स्वामित्व मतलब केंद्र का मालिकाना हक 55% है, राज्य सरकार का मालिकाना हक जो है 20% है, और निजी के पास, निजी स्वामित्व के पास 25% है। जैसे आप अडानी ग्रुप का नाम सुने होंगे, अडानी ग्रुप ने 1600 मेगावाट का पावर प्लांट लगाने का बात बोला है गोड्डा क्षेत्र में। बांग्लादेश को पूरा बिजली बेचेगा वो, मतलब कौन, तो अडानी, ठीक है, और उसमें 25% बिजली केवल झारखंड को मिलेगा, झारखंड को 25% और 75% बांग्लादेश को बेचेगा। तो बांग्लादेश को 75% मिलेगा, 25% झारखंड को मिलेगा। तो अडानी कौन है, सरकार तो नहीं है, अडानी निजी क्षेत्र है, तो वही निजी क्षेत्र का स्वामित्व 25% है, जहां से हमको बिजली मिलता है। अब बाकी राज्य सरकार 20% देती है, और अगर देखा जाए तो यहाँ पर 55% केंद्र सरकार का स्वामित्व है। याद रखना है, अभी वर्तमान में झारखंड सरकार जो है, एकदम वर्तमान में बता रहे हैं, 2-4 दिन पहले सरकार ने बोला है कि 200 मतलब यूनिट, ठीक है, 200 यूनिट बिजली जो है वो हम फ्री देंगे मतलब झारखंड वाले को, ठीक है, फ्री देंगे झारखंड वाले को। तो याद रखेंगे झारखंड सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली फ्री देने की बात बोला है। मतलब हेमंत सरकार ने ये कहा है कि हम प्रत्येक नागरिक को, जो प्रत्येक व्यक्ति जो झारखंडी हैं, उनको हम 200 यूनिट जो है वो बिजली फ्री देंगे। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बना जाएगा, क्योंकि देखिए पहले 125 बोला जाता था, शुरू में तो 100 यूनिट था,
फिर 125, फिर अभी 200, तो 200 यूनिट फ्री दे रही है। ठीक है, याद रखिएगा। ये दिल्ली के कॉन्सेप्ट पर है, अरविंद चचा के कॉन्सेप्ट पर ये चल रहा है। आगे देखते हैं यहाँ पे 20वां पशु जनगणना हुआ। तो 20वां पशु जनगणना 2019 में हुआ है, फिर उसके बाद नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें मवेशियों की कुल संख्या जो है वो राज्य में कितना है, हमारे यहाँ राज्य में कितना है, 23.6 मिलियन। ठीक है, 23.6 मिलियन इतना जो है मवेशी हैं। आप लोग देखे होंगे कि कान में कंठेपी टाइप का मवेशी का लगाया रहता, पीला कलर का, उसमें नंबर लिखा रहता 6 डिजिट का। तो वो वाला नंबरवा को, वो वाला सब गाँव में मरवाता है लोग। सबको लगता है ना कि जिस तरह से हम लोग को पीडीएस का खाना मिलता है, जो मतलब सरकारी फोकट में चावल और दाल मतलब ये सब मिलता है, उसी तरह से जानवर का ये हो रहा है। अगर हम बता देंगे कि 6-8 जानवर है तो इसका पुआल बिचाली चारा सब सरकार पहुंचा देगी, ऐसा कुछ नहीं। वो जनगणना कर रही थी तो सरकार वो कान में लगा रही थी, एक प्रकार से उसका जनगणना हो गया, उसका पहचान, उसका नंबर है वो, तो वो चीज़ वहाँ पर दिया हुआ है। और सब लोग तो अपने दुनिया का बात करता है। अरे भाई वो नहीं, मवेशियों की संख्या काउंट करने के लिए वो किया गया था 2019 में। तो 2019 में के अनुसार जो है ये 23.6 मिलियन जो है हमारे यहाँ पशु है, कभी पूछ न दे, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे झारखंड राज्य में प्रति व्यक्ति दूध का उत्पादकता कितना है, तो ये 182 ग्राम है, 182 ग्राम। हालांकि ये इंफॉर्मेशन 2019-20 का है, ये शायद चेंज हो गया है, एक बार आप लोग देख करके बताइएगा अभी कितना है 2024 में। हम 2020 तक का रिपोर्ट बता रहे हैं, ये बाकी सब लेटेस्ट है, लेकिन ये जो है ना, देखिए ये पशु वाला 2019 के बाद होबे नहीं किया है, तो ये हर साल थोड़ी होता है। जब आदमी ला जनगणना होता है 10 साल में, तो ये हर साल थोड़ी होगा, तो 2019 में हुआ है। लेकिन ये जो है ना रिपोर्ट, तो इसके बाद नहीं हुआ, नहीं तो लेटेस्ट देते, इधर सब लेटेस्ट है। तो यहाँ पर 2019-20 में ये 182 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति है। हालांकि ये तो ठीक है, इतनों है, हम लोग के पास भाई उतनों नहीं मिलता है, इतनों भी नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं प्लास्टिक पार्क। प्लास्टिक पार्क देवघर में बन रहा है, याद रखेंगे। सिल्ली जो क्षेत्र है, सिल्ली रांची में, और देखें सिल्ली नहीं, सिल्क, ठीक है, सिल्क पार्क रांची और सरायकेला में बनेगा। सिल्क पार्क रांची और सरायकेला में बनेगा, इसको ध्यान में रखना है। मतलब पूरा तरीका से बन ही गया है। और एक इम्पॉर्टेंट है, सबसे गरीब जो राज्य का जिला है वो चतरा है, याद रखेंगे। सबसे गरीब राज्य का जिला चतरा है। लेकिन आपको एक बता देते हैं बात, रेवेन्यू जो सरकार को प्राप्त होता है वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम से होता है, और उसके बाद दूसरा में चतरा से होता है। रेवेन्यू जो सरकार को प्राप्त होता है सबसे ज़्यादा, पहला नंबर में रेवेन्यू जो इनकम सरकार प्राप्त करती है, आय प्राप्त करती है, वो पश्चिमी सिंहभूम से करती है, और सबसे दूसरा नंबर में चतरा से करती है। और गरीब बेचारा चतरा सबसे, तो ये बहुत बड़ी बात होता है। और एक बात और याद रखिएगा, गरीबी सबसे कम भी चतरा में हुआ है, गरीबी सबसे कम भी चतरा में हुआ है, और मतलब गरीब भी चतरा ही सबसे ज़्यादा है। बेरोजगारी भी जो था उसमें भी कमी बहुत ज़्यादा किया है। आगे देखते हैं यहाँ पे, झारखंड का सर्वाधिक राजस्व प्राप्ति जिला अभी बताएं, पश्चिमी सिंहभूम। सबसे ज़्यादा राजस्व सरकार को यहीं से मिलता है, दूसरा नंबर में चतरा से मिलता है राजस्व। ठीक है, दूसरा में राजस्व चतरा से मिलता है। तो ये बात हो गया, इसको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, झारखंड राज्य का कुछ इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। ठीक है, तो राज्य में नगरीय विकास से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 24.05% नगरीय क्षेत्र है। 24.05 मतलब 24% नगरीय क्षेत्र है, और 76% जो है ग्रामीण है। ठीक है, ग्रामीण है, याद रखेंगे। तो ग्रामीण कितना है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 76%, और शहरी कितना है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 24%। ये इम्पॉर्टेंट है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो ये 41.8%, लगभग 31.8%, लगभग 32% जो है शहरी क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ये याद रखना है। 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जो आबादी है, 10 लाख से अधिक,
ठीक है, 10 लाख से अधिक 3 शहर हैं। अब 3 शहर कौन कौन है? तो एक धनबाद है, जमशेदपुर है, रांची है। धनबाद, जमशेदपुर, रांची जो है वो 3 मतलब यहाँ पे 3 शहर है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले हैं। और 1 लाख से 10 लाख तक, 1 लाख से 10 लाख के बीच में अगर बोला जाए तो 7 शहर आते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1 लाख से 10 लाख 1 लाख से अधिक वाले शहर कितने हैं? तो 10 हैं। ठीक है, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं? टोटल 10 हैं। लेकिन बोलेगा 10 लाख से अधिक वाले तो 3 हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखा जा सकता है। अब कुल जो शहरी क्षेत्रफल है वो कितना है? तो कुल शहरी क्षेत्रफल है 1792 वर्ग किलोमीटर कुल शहरी क्षेत्र है। ठीक है, कुल शहरी क्षेत्र कितना है? 1792। अगर देखा जाए ना तो ये लगभग 2.25% है। अगर मतलब 2.5% के आसपास में शहरी क्षेत्र पड़ता है। अगर क्षेत्रफल का देखेंगे तो ये 2.5% है। और यहाँ पर लगभग 97.5% आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र देखने को मिलेगा। तो ये सब थोड़ी बातें हैं जो याद रखने वाला है। एक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात होता है कि झारखंड का जो विभिन्न क्षेत्र में जो समृद्धि दर का योगदान कितना है, तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में योगदान 21.8% है। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान, ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 21.8% है। अगर देखा जाए तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो कृषि, वानिकी, पशुपालन, ठीक है, खनन, ये सब आता है किसमें? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। दूसरा क्षेत्र का योगदान जो हमारे अर्थव्यवस्था में है, राज्य की अर्थव्यवस्था में 33.6%, ये क्या है? 33.6% क्या है? तो ये दूसरा क्षेत्र, इसमें जलापूर्ति, विद्युत, ठीक है, निर्माण, विनिर्माण क्षेत्र इसमें आता है। किसमें? दूसरा क्षेत्र में। और तीसरा जो है उसमें यहाँ देखा जाता है टर्सरी क्षेत्र होता है ये। और ये तीसरा क्षेत्र अगर देखा जाए तो इसमें 44.6% का योगदान है। इसमें बैंकिंग, बीमा सेवाएं जितना भी है वो सब इसमें आ जाता है। जितना भी सेवा है, एयरलाइंस की सेवा, ठीक है, जो भी सेवा है सब इसमें आता है। किसमें? तीसरा क्षेत्र में। तो इसको याद रखेंगे। अच्छा, एक बात हम बता देते हैं, हम लोग सुनते हैं विकसित देश, ठीक है, विकसित देश, एक सुनते हैं विकासशील, ठीक है, विकासशील देश, और एक हम सुनते हैं अविकसित देश। तो ये तीनों में क्या अंतर है आपको समझ में आएगा। ये इसी क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र वाला को कहते हैं रेड कॉलर जॉब। जो प्राथमिक क्षेत्र में काम करता है ना, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, वानिकी में जो काम करता है उसको रेड कॉलर, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो रेड, खून पसीना बहाना पड़ता है, कहाँ पे? ज़मीन पर। तो ये हो गया रेड कॉलर जॉब। और दूसरा क्षेत्र होता है उसमें थोड़ा सा मेहनत भी करना है थोड़ा, तो इसको कहते हैं ब्लू कॉलर जॉब। इसमें जैसे जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो रेड में चला जाएगा, और अगर जो कम मेहनत कर रहा है वाइट में चला जाएगा। और तीसरा क्षेत्र होता है एकदम सेवा, होटल, हॉस्पिटल खोल के बैठे हुए हैं, आया पेशेंट सूता और सो उठ के गया, अब पैसा दे के चला गया। तो ये चीज़ है ना, ये मतलब आराम का नौकरी होता है, इसको कहते हैं वाइट कॉलर जॉब। तो ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन सीधे पूछता है अर्थव्यवस्था में। वैसे अर्थशास्त्र पढ़ाएंगे तो बताते हैं वहाँ पे। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए विकसित देश किसको कहते हैं? जिसमें जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र में लगातार कमी आ रहा हो, और यहाँ पर 80% से ज़्यादा योगदान तीसरा क्षेत्र का हो। तीसरा क्षेत्र जो है, तृतीयक क्षेत्र है, उसका योगदान अगर 80% हो, तीसरा क्षेत्र का योगदान 80% से ज़्यादा हो, और पहला क्षेत्र का योगदान बहुत कम और धीरे धीरे घट रहा हो, तो ये जो है ना, इसको कहते हैं विकसित देश। जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, ये सब विकसित हैं, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान इसमें कम है और तीसरा क्षेत्र का योगदान बहुत ज़्यादा है, मोर देन 80%। तो इसी को कहते हैं विकसित देश। विकासशील देश कहते हैं जिसका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे कम हो रहा हो। जैसे हमारा यहाँ प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 51% था जब हम स्वतंत्र हुए थे उस समय,
जिस समय आज़ादी मिली थी 1950-51 में 51% हमारी देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था, लेकिन अभी देखेंगे तो 14.5% के आसपास में रह गया है कृषि का योगदान, तो बहुत ज़्यादा घटा। यही देखेंगे जो तीसरा क्षेत्र है उसका योगदान यहाँ से 63% के आसपास पहुँच गया है। मतलब कि अभी हाल फिलहाल में 63 देखें कहीं पर, इसके पहले वाला किताब देखेंगे तो 53-54% दिखेगा, लेकिन यहाँ पर 60% से ज़्यादा पहुँच गया तीसरा क्षेत्र का योगदान। तो पहला क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे कम हो रहा हो और तीसरा क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा हो, तो इसको कहते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश, विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हमारा देश में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे कम हो रहा है और तीसरा क्षेत्र का योगदान धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन 80% से ज़्यादा नहीं हुआ है, इसीलिए हम विकासशील हैं, अभी भी प्रगति पर चल ही रहे हैं। लेकिन हालांकि ये खराब संकेत है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र से हमें चावल, धान, आटा, गेहूँ सब यहीं से मिलता है, और ये अगर कम होना इसका मतलब कहीं ना कहीं फूड प्रॉब्लम का आगे मतलब खाद्य संकट की स्थिति देखने को मिलेगा। जब कृषि होगा नहीं तो खाए ले मिलेगा कहाँ से, तो यही सब प्रॉब्लम होगा। और तीसरा क्षेत्र में सेवा, होटल खाली रहेगा, खाने नहीं रहेगा तो क्या करिएगा, होटलवा को चाटेगा कोई लोग होटल को? नहीं। एरोप्लेन रहेगा, आदमी चढ़ने वाला बचबे नहीं करेगा, सब कंकाल हो जाएगा तो क्या होगा? तो इसका मतलब है कि सब बैलेंस में होना चाहिए, इसीलिए कृषि को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, पशुपालन, कृषि और वानिकी को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे मनुष्य का अस्तित्व बना रहे, ये याद रखेंगे। और अविकसित देश, इसमें देखिए विकासशील में हमारा देश हो गया भारत, ठीक है। और इसमें जो है अविकसित में देखा जाए तो अविकसित देश में यहाँ आ जाता है पाकिस्तान, ठीक है, पाक आ जाता है यहाँ। देखिए इसमें क्या होता है, पहला क्षेत्र का योगदान रहता है, पहला क्षेत्र का योगदान अधिक होता है, अधिक। और देखा जाए अंतिम जो टर्सरी क्षेत्र का है, तीसरा क्षेत्र का योगदान कम होता है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था अविकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो देखेंगे तो पाकिस्तान में कृषि क्षेत्र का योगदान ठीक ठाक है, टमाटर का उत्पादन प्याज का करता है, हालांकि दाम बड़ी 300-400 रुपये किलो वहाँ होता है, लेकिन करता है। कुल मिलाकर ये हो गया अविकसित देश, जहाँ पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है। तो इस तरह से कभी इकोनॉमिक्स में पूछ सकता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसका मतलब प्राथमिक क्षेत्र का योगदान दिनों दिनों कम हो रहा है और तीसरा क्षेत्र का योगदान दिनों दिनों बढ़ते जा रहा है। ये ऐसा ऑप्शन हो सकता है, प्राथमिक क्षेत्र में लगातार कमी और तीसरा क्षेत्र में लगातार वृद्धि, या तो प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि और तीसरा क्षेत्र में कमी, ऐसा ऑप्शन देगा। तो समझ के मारिएगा, दिक्कत नहीं होता है, समझा रहेगा तो सब मारा जा सकता है। तो वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपना फीडबैक केवल एक लाइक करके जरूर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ललका वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो बहुत ऊर्जा मिलता है। तब फिर नहीं देखते हैं 12 बजा है रात की, 1 बजा है, पूरा धुन कर पढ़ाते हैं और अकेले पढ़ाना होता है। आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, जितना प्यार देंगे, उतना हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देंगे। और हमारा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, अच्छा है कि नहीं है, आप लोग फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि वीडियो नहीं चलता है जब लोग नहीं हमारे साथ जुड़ता है तो अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हैं। आप ही लोग का अच्छा कमेंट जो है वो थोड़ा ऊर्जा देता है। तो हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।